तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे टेंस के बारे में। टेंस के जो तीसरे पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग समझेंगे। वैसे हमने इसके पिछले वीडियो में टेंस को समझ लिया था, हमने टेंस के पार्ट्स को समझा था। टेंस कितने पार्ट्स का होता है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीन पार्ट्स को हमने अच्छे तरीके से समझा था, ये तीनों होता क्या है। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हर एक टेंस को चार चार भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो पार्ट्स को यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लिया था। और आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप जरूर ये बोलोगे कि आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा है। आप आज के वीडियो को सीखोगे, आज के वीडियो में कुछ ऐसा सीखोगे जो आपने कभी सीखा नहीं होगा। आप आज पूरी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ जाओगे कि कैसे इसको यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे पता लगाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। जैसे कि आपने बहुत बार सेंटेंसेस सुनते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता ये कौन सा टेंस है, लेकिन आज मैं वो बताऊंगा जिससे आप पता कर पाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस किस तरह का टेंस है और आप उस टेंस को कैसे ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में। तो ये सभी चीजों को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए पूरे इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बिना पूरे वीडियो को देखे आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को, हमारे टेंस वाले वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में, हमारे ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको इस टेंस का पहला वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप देखने के बाद इसको बहुत अच्छे तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो बिना समय को गवाए चलिए आते हैं और समझते हैं अपने इस मेन टॉपिक को। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया था, टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। टेंस एक तरह का काल होता है, ये समय को और अवस्थाओं को बताता है। उसमें जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट टेंस वर्तमान अवस्थाओं को या वर्तमान समय को बताता है। लेकिन जब हम बात करते हैं परफेक्ट, तो परफेक्ट का जब वर्ड आप सुनते हो परफेक्ट, तो आपको समझ में आता होगा परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी एकदम सही सही पूरे ढंग से काम हो चुका हो या पूरा कंप्लीट हो चुका हो या अच्छे से पूर्ण हो चुका हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट। यानी कि यहाँ पे ये ऐसा टेंस है जो काम को पूरा हो जाने के बाद हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूँ, मैं गाना गा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं वीडियो देख चुका हूँ। तो यहाँ पे जो काम होता है वो हो चुका होता है। ध्यान दीजिएगा, हो चुका होता है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं के बारे में, ठीक है। तो आप बोलोगे, आपके मन में क्या, बहुत बार ऐसे मन में ख्याल आते रहते हैं, हमारे देश में भी बच्चों के मन में ख्याल आता है, वो भी बोलते हैं कि यहाँ पे है, काम हो चुका है। अगर काम हो चुका है तो ये कैसे हो गया प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो काम हो चुका होता है वो तो पास्ट टेंस में चला जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस कैसे हो गया। तो इस बात का जवाब ये है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है इसमें काम भले ही अभी हो चुका है, लेकिन इस काम का जो असर है, काम हो चुका है लेकिन काम का जो असर है वो प्रेजेंट में ही रह जाता है, ना कि पास्ट में चला जाता है। अगर काम का असर पास्ट में चला गया तब जाके ये पास्ट में चला जाएगा। आपको पता है कि काम हो चुका होता है इसमें, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस इसीलिए प्रेजेंट में होता है क्योंकि इस काम का जो काम हो चुका होता है उसका असर अभी प्रेजेंट में ही चल रहा होता है। आपको बात समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं। तो पहले की तरह ही जैसे हम लोग प्रेजेंट के बाकी पार्ट्स को हमने समझा था, उसी तरह से इसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे। हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कोई काम हो चुका होता है, यानी कि मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं गाना गा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सभी सेंटेंसेस जो आपको अगर लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं या खाया है, आ ए ई और है साथ में है रहेगा, तो वो क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखा है, चुका है, चुकी है, चुके हो। यहाँ पे चुके हो। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे तो यही मेन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आ ए ई के भी आ जाता है और उसके साथ हे रहेगा। ध्यान दीजिएगा, उसके साथ
हे रहेगा। जैसे मैंने बोला खाया है, तो उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, आ के साथ क्या है, है, क्योंकि यहाँ पे अगर हे नहीं होता है तो ये टेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए इस बात पे ध्यान देना है कि सेंटेंस में हे भी होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपने आइडेंटिफिकेशन समझ लिया। अब हम इसके रूल को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि अगर कोई सेंटेंस ऐसे आ जाता है तो इसको बदलेंगे कैसे। तो जैसा हमने पिछले बार में समझ लिया था कि जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे 4 तरह के नॉर्मली होते हैं, पहला अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और उसके बाद इंट्रोनेगेटिव। तो उन चारों पहले एग्जांपल्स को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर को जब हम समझ जाएंगे अच्छे तरह से और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स में बदलाव हो रहा है, कहाँ कहाँ बदल रहा है स्ट्रक्चर, उसको समझने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करेंगे। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, हर एक सेंटेंस के जैसे, हर एक टेंस के जैसे, मैंने क्या बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज और हैव। और हैज हैव के साथ हमेशा क्या करते हैं हम लोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब जो होगा वो थर्ड होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी कि क्या होता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पे याद रखना होगा हैज हैव कहीं भी आपको दिया जाता है, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देख रहे हैं हैज हैव दिया हुआ है तो उसके साथ लगने वाला जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में ही होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग सोल्व करेंगे इसको समझने के बाद में। देखिए सब्जेक्ट हैज हैव और मेन वर्ब हो गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सेट्रा, यानी कि ईटीसी, यानी कि जो भी चीजें आ रही है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के अलावा वो सभी चीजें क्या होती है, वो सभी चीजें एक्सेट्रा में चली जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो हमने क्या समझा है कि हैज हैव हमेशा हैज हैव के साथ वर्ब थ्री का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद ही हैज हैव लगेगा और हैज हैव के बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसी स्ट्रक्चर में बनाना है, इससे हेर फेर नहीं करना। अगर इसमें हेर फेर करते हैं तो सेंटेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और बदल जाएगा, और आप ऐसा करते हो तो ये जो आपका आंसर आएगा, रिजल्ट जो होगा वो गलत हो जाएगा, उसमें आपको गलत मिल जाएगा, नंबर कम हो जाएगा आपका। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। अफर्मेटिव के बाद हमने क्या समझा था, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है नावाचक संख्या। अफर्मेटिव का तो हाँ वाचक हो गया या सकारात्मक होगा जिसमें ना का नामो निशान नहीं होता। नेगेटिव का मतलब होता है नावाचक, और आपको पता होगा नेगेटिव बनाने के लिए उसमें नो या नेवर या नोट का यूज करना पड़ता है, और ये नो, नेवर या नोट का यूज हमेशा हम लोग किसके साथ करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव के साथ नो लगा देंगे। देखिए कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो हमारा रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, इसके बाद हैज का यूज करेंगे और हैव का यूज करेंगे। और हमने क्या जानना है यहाँ पे, नेगेटिव बनाना। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हैज हैव के साथ नोट का यूज करते हैं। यहाँ पे हो गया नोट, और इसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। देखते हैं इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव जो होता है उसका मतलब प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, हमारा प्रश्न को पूछा जाता है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर में से हाँ या ना में आता है। और ये प्रश्न किससे पूछा जाता है, तो ये प्रश्न सब्जेक्ट से पूछा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट को हमको इंट्रोगेटिव में लेके आना है। और सब्जेक्ट को इंट्रोगेटिव में लेके आने के लिए हमको क्या करना होगा, हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले बैठाना होगा। वैसे देखा जाए तो हाउ से, व्हेन से, वेयर से, इन सभी चीजों से भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, लेकिन इन सभी चीजों को जब तक हम टेंस अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक नहीं बना पाएंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग टेंस कंप्लीट करने के बाद उसको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग इसका नॉर्मल इंट्रोगेटिव देखेंगे, क्या कि हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम लोग हैज हैव लगाएंगे और उसके बाद ही हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगे इसके साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा को बैठा देना है। लेकिन हाँ, बहुत बार यहाँ पे एक मिस्टेक होता है क्या, कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक के साथ अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही होगा,
कभी नहीं होगा सही। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोनेगेटिव। क्या? इंटेरोनेगेटिव। तो इंट्रोनेगेटिव को भी समझ लेते हैं। इंट्रोनेगेटिव में देखिए क्या क्या चीजें आती है। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव में तो था सिर्फ इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव में दो चीजें आती है, एक इंट्रो यानी क्वेश्चन और नेगेटिव यानी नोट, यानी क्वेश्चन मार्क प्लस नोट दोनों चीजों को यहाँ पे सेट करना है। तो इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो रूल के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसा था सेम टू सेम वैसा ही होगा, जैसा इंट्रोगेटिव था वैसा इंट्रोनेगेटिव भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या चीज बढ़ रहा है, बस नेगेटिव बढ़ जाए। तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले ही पता है कि नेगेटिव जब भी लगाएंगे हम लोग तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाएंगे। और इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव। ध्यान दीजिएगा, हैज और हैव यही दो चीजें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमको नोट लगाना है। अगर तो कैसे लगाएंगे, देखिए हैजंट या हैवंट, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग गया। हैज नॉट और हैव नॉट को हमने जोड़ दिया, हैजंट और हैवंट कर दिया है। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें लगनी होगी। तो ये हो गया इंट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोनेगेटिव जो है वो तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इंट्रोनेगेटिव में हमेशा दो रूल निकल के सामने आते हैं। कैसा रूल, आप बोलोगे कैसा रूल, तो यहाँ पे आपको बता दे कि हैज नॉट, देखिए यहाँ पे एक साथ है। अगर हम हैज और नॉट को अलग अलग भी तो कभी कभी बोल सकते हैं। अगर अलग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो देखिए कैसे बोलेंगे। जब अलग हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कि हैज हो जाता है अलग और हैव हो जाता है अलग। और इन दोनों के साथ जब नोट को अलग करते हैं तो ये नोट इनके साथ नहीं बैठता, जबकि ये नोट बैठता है सब्जेक्ट के बाद। हैज और हैव को जैसे ही नोट छोड़ देता है तो नोट इनसे दूर हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद बैठता है, इनके बगल में नहीं बैठ सकता। इसके बाद क्या करना होगा, तो वही हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा इंट्रोनेगेटिव का भी जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर है, वो भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं आप लोग कि इसको अच्छे से समझे हैं, आपने सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लिया। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो कि सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज हैव के साथ नोट लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। तो हैज हैव को कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, हमेशा यही करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को करते हैं सब्जेक्ट से पहले, और उसका सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। बाकी सारी चीजें जैसी वैसी की वैसी ही रहेगी, बस यहाँ पे नोट और इंट्रोगेटिव बनाते समय थोड़ा सा चेंज करना होगा, जिसको आपको एकदम टेक्निकली समझना है कि कैसे ये बदल रहा है। लॉजिक आपका क्या है, तो देखिए लॉजिक ये है कि जब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे तो सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर बैठाना होगा, जिसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को आगे करना पड़ता है। अगर हमको सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में लाना है तो हमारा लॉजिक यही है कि हमको क्या करना होगा, हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमको नोट को बैठा देना है। और ये सिर्फ इसी टेंस के लिए नहीं है, ये हर एक उन आने वाले टेंसेस के लिए भी है, और जो बीता जो हमने बता दिया है अगले वीडियो में वो भी उन सभी टेंसेस के लिए भी यही रूल काम करता है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोनेगेटिव भी कंप्लीट होता है, और जब हम हैज नोट को अलग करते हैं तो यहाँ पे एक नया रूल सामने आता है। तो इंट्रोनेगेटिव में दो रूल सामने आता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके प्रैक्टिस सेट को समझते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि देखिए हैज और हैव, यहाँ पे दो चीजें समझनी होगी, हैज और हैव। यहाँ पे जब भी दो चीजें एक साथ आने लगती है तो इनको हमको समझना होता है कि इसका यूज कहाँ और उसका यूज कहाँ करेंगे। तो हम लोग समझ लेते हैं कि हैज का यूज कहाँ करेंगे और हैव का यूज कहाँ करेंगे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो बस दो ही चीजें, अगर हम किसी एक का यूज समझ लेते हैं अच्छे से तो दूसरा का यूज तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी को समझ लेते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा लिख दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हैज का यूज कहाँ करना है। अक्सर इसी चीजें में सबसे ज्यादा भूल होती है, तो इसमें आपका भूल ना हो इसीलिए मैंने इसको काफी आराम से और अच्छे से समझाया है। देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज करना है। मैंने आपको पहले वीडियो में पर्सन्स के बारे में तो अच्छे से समझा दिया होगा, आपको तो याद होगा ही कि पर्सन जो होते वो तीन तरह के थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपको याद रखना होगा। अब इन पर्सन में भी दो गो चीज था, क्या था, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो हमारा जो हैज है इसका यूज हमेशा कहाँ करते हैं हम लोग, तो थर्ड पर्सन के साथ तो करते हैं, प्लस सिंगुलर नंबर के साथ भी करते हैं।
अगर हैज का यूज करना है तो आपको जानना होगा कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है कि नहीं है। अगर वो थर्ड पर्सन है तो वो सिंगुलर नंबर है या नहीं है, ये दो बात आपको फोकस करना होगा। यहाँ पे आप इसको पूरा कंप्लीट रूप से लिखिएगा कि यूज ऑफ हैज का यूज हमको कहाँ करना है। तो अगर कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको हैज के साथ लिखना। अब एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा ही, सी, इट। इसके बाद आप बोलोगे दे, तो दे प्लूरल हो जाता है, दे पे मत जाइए, आगे बढ़िए। देखिए हमको पता है किसी ना किसी के मुंह से तो दे जरूर निकला होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद किसी भी तरह का सिंगुलर नाम, जैसे कि हम बोलेगा राम, मीरा, एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम है जिसको लिखते लिखते हमारे हाथों में दर्द हो जाएगा, तो हम लोग थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो वीडियो को आगे देखेंगे नहीं और आपको नोट करने में भी दिक्कत होगा। तो देखिए बस इतना नाम है, क्या, ही, सी, इट, राम, मीरा। और आप बोलोगे माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड नॉट फ्रेंड्स। इन सभी के साथ हमको क्या करना है, हैज का यूज करना है। अगर आता है सेंटेंस तो ध्यान दीजिएगा हैज का यूज कहाँ करना है। अब आप बोलोगे हैव का यूज, तो कई बच्चों के जबान पे तो हैव का यूज पता भी चल गया होगा, वो जान भी गए होंगे, उन्होंने जवाब में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया होगा। ये भी हमको आशा उम्मीद है कि वो कमेंट भी कर चुके होंगे कि हैव का यूज कहाँ करना है। हैव का यूज किया जाता है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, दो ही वो तो था, हैज था और हैव था। अगर हैज का यूज जान गए तो हैव का यूज कहाँ करेंगे, आपको तो पता चल ही गया होगा हैव का यूज कहाँ करना है। तो बाकी बचा जो कुछ भी है, चाहे जैसे कि वो फर्स्ट पर्सन आई, वी हो जाए, सेकेंड पर्सन यू हो जाए, या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो जाए, यानी कि बाकी रेस्ट ऑल जो भी चीजें हैं उसके साथ हैव का यूज करना है। एग्जांपल के तौर पे हम बता दें आपको, आई, वी, दे, यू, या बोला जाए यू एंड मी। यहां पे बहुत बार गलतियां करते हैं बच्चे, यू एंड मी, तुम और मैं। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट दो हो गया, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है प्लूरल हो गया, यहाँ पे यूज करेंगे हैव का। नेक्स्ट बोला जाए माई ब्रदर्स, माई फादर, सॉरी फादर्स नहीं होगा, फादर तो एक ही होते हैं, माई ब्रदर्स यहाँ पे होगा, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, माई फ्रेंड्स। इन सभी के साथ भी हम क्या करेंगे, तो हैव का यूज करेंगे। तो आपने यहाँ तो अच्छे से समझ लिया, ये वो बेसिक चीजें जिसको जानने के बाद ही आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे। अब हम लोग का काम है समझना कि कैसे ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को, तो उसको देखेंगे हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद, जिसे देखने के बाद आप जरूर बोलोगे वाओ मुझे तो आ गया ट्रांसलेट करने। देखिए समझते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस को दिया है। जैसे पहला सेंटेंस क्या कहा जा रहा है कि मैंने लंच किया है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा तो सबसे पहला काम करना है आपको पहचानने का, क्योंकि अगर सेंटेंस पहचान ही नहीं पाओगे तो बदलोगे कैसे। यहाँ पे तो आपके सामने एक रूल रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको एक रूल में ना दिया जाए, आपको सीधा एक सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए कि पूरे टेंस में से कौन सा टेंस है पता लगा कि इसको बदलो, तो आप कैसे बदलोगे। इसको बदलने के लिए ही तो आपको ये समझना होगा कि इसका यूज कहाँ करना है और ये कैसा सेंटेंस है। तो देखिए सबसे पहली बात मैंने पहचान में बताया था, चुका है, चुकी है, चुके हो, आ, ए, ई और है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, किया है। लास्ट में क्या दिया हुआ है, सेंटेंस के अंत में दिया किया है, यानी कि आ रहा है और है आ रहा है। इस तरह से मेरा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब आगे देखिए हमें दो चीजें पता करनी होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, एक बार और बता देता हूं। वैसे बताते बताते तो थक चुका हूं थोड़ा सा, पर फिर भी बता देता हूं कि आपको करना है सब्जेक्ट और वर्ब का पता। इसको खोज के पता लगाइए, आपको तो ऐसे बनारस नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से पता लगाना है, खोजना है। देखिए कैसे खोजेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो चीज होता है जो सेंटेंस में काम को करता है। इजी डेफिनेशन आप चाहे कहीं पे नोट कर लीजिए, सेंटेंस में काम को जो करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बताया गया मैंने के बारे में, यानी कि मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैंने को कर देंगे सब्जेक्ट अंडरलाइन करके। इसके बाद क्या बोलना है कि हमको पता लगाना है वर्ब को, तो इसको भी पता लगाने का टेक्निक मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बोला था कि जहां होगा पहचान उसके ठीक पहले होगा वर्ब, ठीक है। तो पहचान है या है तो पहले है वर्ब, क्या है, किया है। किया है यानी कि करना, लंच को करना, ये हो गया हमारा वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं, इसको बदल के देखते हैं। इसको कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हमने पता लगा लिया कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हमने ये भी जान लिया कि इसमें किसी तरह का
क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव, दोनों इंट्रोगेटिव नहीं है, इसमें ना नहीं है तो ये नेगेटिव भी नहीं है। तो बचा हमारा अफर्मेटिव, पहले के वाला अफर्मेटिव है, तो पहला वाला अफर्मेटिव में क्या करना है हमको, सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करना है। सब्जेक्ट है मैंने, यानी कि हो गया आई। इसके बाद तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के लिए, मैंने के लिए आई बैठा दिया। अब हमारा रूल के हिसाब से हैस और हैव है, तो इस आई के साथ किसका यूज करना है, देखिए यहाँ पे आई, वी, दे, यू सबके साथ करना है हैव का यूज। तो आगे हमारा हैव, आई के बाद हैव, हमने लगा दिया हैव को। नेक्स्ट हैव के बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो भोजन ग्रहण करने को टेक, टुक, टेकन कहते हैं, और टेक होता है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टुक होता है सेकंड फॉर्म, टेकन होता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हो गया थर्ड फॉर्म टेकन, आई हैव टेकन। और क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, जो बचा है हमारा लंच, वही हमारा ऑब्जेक्ट है, आई हैव टेकन लंच। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। अब अगर इसी में अगर नेगेटिव लगा देता, वो बोलता कि मैंने लंच नहीं किया है, क्या बोला जाता कि मैंने लंच, यहाँ पे हो जाता नहीं किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, देखिए जब नेगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट भी वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा। हमें करना क्या है, तो हैज हैव के साथ नोट को लगा देना है, यानी कि हमें हैज हैव के बगल में लगा देना था एक नोट। ये नोट लग गया, बस सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया नेगेटिव में, आई हैव नॉट टेकन लंच। ठीक है, इसी तरह से अगर बोला जाए कि इंट्रोगेटिव बनाओ तो इस हैज हैव को आगे कर देते, हैव आई टेकन लंच ऐसे बोलते। या इसी तरह से बोला जाता कि इंट्रो नेगेटिव बनाओ, यानी कि पूछा जाता कि क्या मैंने लंच नहीं किया है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हैव को आगे रखते हैं, नोट को उसके बगल में रखते हैं, हैवंट आई टेकन लंच या हैव आई नॉट टेकन लंच, ऐसे करके हम इसको ट्रांसलेट कर सकते थे। परंतु यहाँ पे वैसा सेंटेंस तो आया ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा सेंटेंस दिया नहीं है। इसको हम लोग आगे एक एक करके समझेंगे अपने प्रैक्टिस सेशन में। तो कुछ प्रैक्टिस सेशन के लिए भी क्वेश्चंस को बचा के रखते ताकि वहाँ पे आपका थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे ही हम लोग थोड़ा सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो क्या होगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है वो चले गए हैं। वो क्या हो गए हैं, वो चले गए हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वो, यानी कि सब्जेक्ट है वो। इसके बाद आ ए ई आ रहा है, यानी कि हो गया हमारा पहचान, और इसके साथ गए यानी कि हो गया वर्ब। नेक्स्ट क्या कर गए, वो चले गए हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या एक्सेट्रा भी हो सकता है। यहाँ पे हमको उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा हो तो एक्सेट्रा। हमें मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब से। सब्जेक्ट से मतलब है क्योंकि इसको सबसे पहले बैठाना है, वर्ब से मतलब है क्योंकि हमको इसके पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा के नोट लगेगा तो लगाना, नहीं तो इसी से तो सारा काम होता है। और बाद में जो कुछ भी बचेगा उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा के तौर पे एक्सेट्रा, जो लगेगा वो बैठा देंगे, लेकिन सेंस के हिसाब से बैठाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं अब हम लोग। वो का हो जाएगा दे, और दे को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे दे किसके साथ लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, तो दे के साथ लगना है हैव को, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव। दे हैव क्या, चले गए। देखिए यहाँ पे गए नहीं, यहाँ पे चले गए एक साथ अगर हम देखें तो ये भी एक वर्ब ही है। चले जाने को क्या बोलते हैं, चले गए। ये पूरा वर्ब का काम कर रहे हैं, यानी कि दे हैव गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। दे हैव गॉन। मैंने इसको लास्ट में बचाने के लिए आपको रोक रखा था ताकि आप भी अपना थोड़ा दिमाग यूज करें कि चले गए को हम लोग क्या बोलेंगे, एक साथ वर्ब बोलेंगे। वे चले गए यानी कि दे हैव गॉन। नेक्स्ट देखिए अगर इसको नेगेटिव बनाने बोला जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, वे नहीं गए हैं, वे नहीं चले गए हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है, बोलेंगे वे नहीं गए हैं, तो क्या बोलते हैं, दे हैव नॉट गॉन। अगर बोला जाएगा कि क्या वो चले गए हैं तो बोल सकते थे हैव दे गॉन। अगर बोला जाता है क्या वे नहीं चले गए हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हैवंट दे गॉन और हैव दे नॉट गॉन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस ये चारों भाग में ट्रांसलेट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अध्यापक खाना खा चुका है, अगला सेंटेंस के बारे में। तो अध्यापक खाना खा चुके हैं, किसको हम लोग पहले पहचानेंगे, ये कौन कौन सा यहाँ पे पार्ट है सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट हमारा है अध्यापक, खाना खा चुके हैं पहचान है देखिए, और खाना को खा क्या कहते हैं, ये वर्ब हो गया, और जो बचा कुचा ये हमारा ऑब्जेक्ट है या एक्सेट्रा, जो कुछ भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बनाना है बस। देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का काम यानी कि टीचर, और टीचर के साथ क्या लगाना है, तो है से हैव में से क्या लगा सकते हैं, अगर कोई नाम सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, उसके साथ हम लोग लगाते हैं हैज को, यानी कि टीचर हैज। नेक्स्ट हमारा है
वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि खा को क्या कहेंगे, इटेन, ईट एट इटेन, ईट एट इटेन माने खा चुके हैं। और क्या खा चुके हैं, तो खाना को क्या बोलेंगे, तो हम लोग फूड बोल सकते हैं, ठीक है। दे टीचर हैज इटेन फूड, फूड। फिर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है। देखिए अगर हम फूड के साथ इटेन का यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अजीब लगता है, और मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पे दो सेंटेंस ऐसा दिया है मैंने। अगर कभी भी कुछ खाने के बारे में बोला जाए या कुछ ग्रहण करने, अंदर लेने का बात किया जाए, तो उस समय हम लोग इस इटेन शब्द का यूज़ करेंगे तो बहुत अजीब लगता है। हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश को अगर सीखना है तो इसी तरह से अच्छे से सीखना होगा। अगर मैं यहाँ पे टेंस आपको करा दूँ, टेंस के तौर पे अगर ये लिखाता हूँ तो सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। सेंटेंस को अगर आप किसी के सामने बोलोगे तो आपके बात को कोई पसंद नहीं करेगा, ये बहुत पुराना शब्द हो गया, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। ये खाने के साथ इटेन शब्द का यूज़ अब ज़्यादातर हो नहीं रहा है। इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं टेकन शब्द का। टीचर हैज़ टेकन फूड, हम लोग बोल सकते हैं टीचर हैज़ टेकन फूड, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने इस बात को समझ लिया है। इटेन और टेकन में बहुत अंतर है, ठीक है। इटेन अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम टेकन का यूज़ करेंगे। हम लोग बोल सकते हैं टीचर हैज़ टेकन फूड। और इस बात को समझने के लिए आपको बहुत अच्छा से इंग्लिश जानना होगा। अगर बहुत अच्छे से इंग्लिश को जान जाते हो तो आप खुद इस इटेन शब्द को ना यूज़ करके टेकन शब्द का यूज़ करोगे। देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया था टेकन, यहाँ पे भी टेकन हो जाएगा, तो इस इटेन को हम गायब कर देंगे। और अगर देख लेते आगे, अगर ये नेगेटिव में होता तो क्या करते, नेगेटिव में होता तो क्या होता, अध्यापक खाना नहीं खा चुके हैं, यानी कि टीचर हैज़ नॉट टेकन फूड। क्या अध्यापक खाना खा चुके हैं, हैज़ टीचर टेकन फूड। क्या अध्यापक खाना नहीं खा चुके हैं, हैज़ नॉट टीचर टेकन फूड, या हैज़ टीचर नॉट टेकन फूड। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा सेंटेंस जो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। और हमने यहाँ पे पूरी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीटली रूप से समझ लिया है। और ज़्यादा बातों को नहीं बोलते हुए, मैं जो भी बातों को बोलूँगा एकदम सीधी सीधी बोलूँगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। और सीधे सीधे में यहाँ हमारा जो आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो खत्म हो जाता है। बहुत से लोग बहुत तरीके की चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर आप ये बेसिक चीज़ों को समझ जाते हो तो इससे ही आपका प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर कोई जो बच्चे हैं हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, नया आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं, और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं तो आप चैनल के इस वीडियो को मिस कर पाओगे, मिस कर जाओगे। ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस करना नहीं चाहते हो तो जल्दी से वो जो बेल का बटन उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे तरह से समझ लिया है। तो आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरह से समझा है, आपको कुछ भी समझ में आया तो आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। और हाँ, कमेंट में मैंने आपके सभी रिप्लाईज को देखा, आपने जो कहा मैंने सभी बातों पर ध्यान दिया। आपने स्ट्रेटेजी के बारे में भी किसी के कमेंट में मैंने देखा था। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, पर अभी थोड़ा सा समय लूंगा इसके लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी तभी मैं बता पाऊंगा जब मैं देखूंगा कि आप सच में कोशिश कर रहे हो या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको तो पहले अपनी पढ़ाई को पूरी करनी होगी। आपको 2-3 घंटे अपने पढ़ाई पे देना होगा। बिना 2-3 घंटे दिए अगर आप सोचोगे कि माध्यमिक दे दूंगा, तो ऐसा करने से तो नहीं होगा, क्योंकि यही समय को आगे चल के और बढ़ाना है। और आपको रोज कोशिश करना है कि कम से कम हर एक सब्जेक्ट का, आपके पास तो 7 सब्जेक्ट है, इन हर एक सब्जेक्ट में से ज़्यादा नहीं, आपको एक क्वेश्चन, किसी 2 सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन आप बड़े क्वेश्चन याद कीजिए। अगर 10-10 करके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हो और उसको जितना आज याद करे उतना कल सुबह याद रिवाइज कर लीजिए। आज का याद किया, अगर अगले दिन रिवाइज कर लेते हो तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो ये याद करने वाला जो सिस्टम ये चलता रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि हम रोज नया याद करते रहते लेकिन खुद को कभी टेस्ट नहीं कर पाते। हम जान ही नहीं पाते कि मेरे दिमाग में कितने दिन तक रहना है। जबकि आपको क्या करना है, आपको जो आप अभी आज याद करो, ये याद किया हुआ चीज आपको तब तक अपने दिमाग में रखना है, तब तक इसको आपको निकालना नहीं है जब तक कि आपका माध्यमिक का परीक्षा नहीं आ जाए। लेकिन जिस दिन आपकी माध्यमिक का परीक्षा आ गया उसी दिन आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को एक साथ उल्टी कर देना, मतलब निकाल देना अपने दिमाग से। उल्टी का मतलब वो नहीं समझिएगा, अपने अंदर से, अपने दिमाग से बाहर निकालना है। कब तक रखना है आपको, माध्यमिक की परीक्षा तक रखना है। तो इसके लिए आपको ये ट्राई करना होगा, आपको ये देखना होगा, अपने अंदर ये खोजना होगा कि आप अपने याद किए हुए क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आप जो याद कर रहे हो, आप कितने दिन तक उसको रख पा रहे हो। आप उसको कम से कम
अभी अभी होगा, आप 10 दिन तक, 12 दिन तक या महीने भर उसको रख पा रहे होगे, उसको आपको क्या करना होगा, दोबारा रिवाइज करना पड़ता होगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करो कि आप जानते हो कि आप जो ब्रॉड क्वेश्चन याद करते हो उसको आप 10 दिन बाद भूल जा रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, उस क्वेश्चन को आप 5 दिन में एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिना क्वेश्चन के आंसर को देखे उसको एक बार लिख के रख दीजिए कहीं पे भी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मेमोरी जो वास्ट हो जाएगा, वो फास्ट रहेगा, आपको वो जो याद किया हुआ चीज़ है वो ज़्यादा दिन तक और लंबे समय तक बनता रहेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आशा करते हैं कि आपका हमारे द्वारा किया गया ये जो काम है पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आप हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहते हैं तो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ हम नया लाते रहेंगे, और स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, पर सेंटअप के करीब करीब आने के बाद, और उस समय भी आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगा जिससे कि आपकी परीक्षाओं में जरूर सहायता मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आपसे चर्चा करेंगे इसके अगले पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।